आइए हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बोर्स थ्योरी एंड डेरिवेशन। असल में परमाणुओं की खोज के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई, प्रोटॉनों की खोज हुई और न्यूट्रॉनों की खोज हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के रूप में उसके सेंट्रल में माना गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के रूप में उसके सेंटर पे माना गया कि ये इसका न्यूक्लियस है और इसके सेंटर पे है। और इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नहीं हो पाया। किसी ने कहा कि ये जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं ऐसे लगे होते हैं। किसी ने ये बताया कि वो इसकी चारों तरफ चारों तरफ गति करता है। और किसी ने कहा कि वो एक कक्षा में गति करते हैं। फिर आई तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोर्स ने क्या कहा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है जो कि बड़ी कक्षाओं में और इंटर लेवल की सारी कक्षाओं में और कंपटीशन लेवल पर भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशंस के लिए, कैसे इलेक्ट्रॉनों का क्या पोजीशन है, क्या गति है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में, इसके इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये सूरज है और ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी है। तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी है और सूरज इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो एक थे मैक्सवेल, एक मैक्सवेल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एसिलरेटेड यानी गति में एसिलरेटेड 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 जो इलेक्ट्रॉन है, एसिलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट करता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। जो मैक्सवेल थे उन्होंने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, और जब रेडिएशन इमिट करता है तो वो अपनी एनर्जी को खोता रहता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो उसकी एनर्जी कम होती रहती है। जो मैक्सवेल थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति तो करते हैं लेकिन वे रेडिएशन इमिट करते हैं, और रेडिएशन इमिट करने की वजह से वो अपनी एनर्जी को खत्म करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं। तो फिर बोर्स ने क्या कहा, बोर्स ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा होता कि वो अपनी एनर्जी खोता रहता तो एक समय ऐसा आता ये यहाँ पर मूव कर रहा, उसके बाद यहाँ पर मूव करता और उसके बाद ये न्यूक्लियस के पास जाता तो ये न्यूक्लियस में ही मिल जाता, और न्यूक्लियस में मिलने के बाद इस परमाणु का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता। इन्होंने कहा जैसे मान लेते हैं ये एक कक्षक है, बड़ा कक्षक है, छोटे कक्षक पे आया, उससे छोटे कक्षक पे आया, है ना, एनर्जी खोते हुए वो छोटे कक्षक पे आया। तो खोते खोते एनर्जी ये न्यूक्लियस के पास आ गया, और ऐसे में न्यूक्लियस के साथ में मिलने के बाद वहां भी एनर्जी खोता और ये न्यूक्लियस की भी एनर्जी खो देता, तो ये परमाणु भी खत्म हो जाता। इन्होंने ऐसा कहा। इसलिए इन्होंने कहा, बोर्स ने क्या क्या कहा कि जो एसिलरेशन है, इलेक्ट्रॉनों का जो एसिलरेशन है वो होता तो रहता है, लेकिन रेडिएशन का जो इमिशन होता है वो इरेगुलर होता है। रेडिएशन इनरेगुलर होता है, इनरेगुलर इमिट करते हैं। इनमें जो रेडिएशन होता है वो इनरेगुलर तरीके से इमिट करते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी ये नहीं खोते हैं। बस ये है कि जब ये किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये जैसे मान लेते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ये जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चले आए, और जब ये एनर्जी लॉस कर गए तो ये अपना लोअर एनर्जी स्टेट में चले आए। तो इस प्रकार से ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि ये एनर्जी लॉस करते रहते हैं, कंटिन्यू लॉस करते रहते हैं, रेडिएशन इमिट यानी तरंगों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो फिर ये सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता,
ये एटम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम यानी एक क्वांटाइज्ड सिस्टम पर एक क्वांटाइज्ड कक्ष पे ही मूव करते हैं। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड इन्होंने क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया कि जो यम वी आर बराबर एन एच डिवाइड बाई 2 पाई आर। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मास इलेक्ट्रॉन है, वी इसकी वेलोसिटी है और आर एक डिस्टेंस है, एक रेडियस है जिस पर वो गति करता है, और एन इज द नंबर ऑफ सेल्स इन, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स के नंबर है, एच कांस्टेंट है, 2 पाई आर को आपको बारे में पता ही है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ गति करता है एक क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, एक फिक्स कक्षक में ये गति करते रहते हैं, लेकिन वे अपने कक्षक को तब बदलते हैं जब वे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, या इमिशन होता है। जब कहीं से उन्हें एनर्जी मिल जाता है तो एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, यानी यहाँ से जंप करके यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब ये अपना एनर्जी जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो ये एनर्जी को रिमूव करते हैं। ये चीज इन्होंने फिर समझाया, और फिर इसके बाद में बोर्स ने अपनी कंप्लीट थ्योरी दी। किस चीज के लिए? बोर्स ने जो थ्योरी दी, बोर्स की जो थ्योरी है, बोर्स थ्योरी फॉर किसके लिए है? वेलोसिटी के लिए। इन्होंने थ्योरी दी वेलोसिटी के लिए। उसके बाद थ्योरी दी, डेरिवेशन किया रेडियस के लिए, और उसके बाद एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। तो हमें ये पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, हमें ये पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके बीच की जो दूरी है वो r है, और यहाँ सेंटर जो न्यूक्लियस है वो Ze है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच की दूरी r है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड कैसे होते हैं? ये बैलेंस्ड होते हैं, इनके ऊपर जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसका फार्मूला mv² डिवाइड बाई r। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी सेंटर यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। और दूसरा जो फार्मूला है वो है कूलॉम्बिक फोर्स। कूलॉम्बिक फोर्स इस पर वर्क करता। कूलॉम्बिक फोर्स माने स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो आवेश हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के पास आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है। इन दोनों आवेशों के वर्ग और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण और कूलाम्ब का फोर्स, आपने जब इंटर में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कूलाम्ब का फार्मूला क्या है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पहला फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, और ये पहला फोर्स हो गया। इन दोनों फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं जब ये बैलेंस्ड होगा तो F1 इक्वल टू F2 होगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और कूलाम्बिक फोर्स होगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये एक मोशन में, एक बैलेंस्ड मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करेगा। तो इसको आइए थोड़ा सा हम और हल करके इसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसे v² डिवाइड बाई r है और उसके बाद ZE² डिवाइड बाई r हो गया। अब यहाँ r और r ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने गणित अच्छे से पढ़ा है, ये गणित की चीजें हैं कि ये r और r कैंसिल हो जाएगा और फिर ये m जो है इधर चला आएगा, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा v² ZE² डिवाइड बाई m r। ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये गति कर रहा होता है। और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है कि बोर्स ने एक नियम और दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड होता है, वो होता है क्वांटाइज्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सेकंड फार्मूला हम से स्टार्ट करते हैं। तो बोर्स का सेकंड फार्मूला, बोर्स सेकंड पास्टुलेट, बोर का सेकंड पास्टुलेट क्या है? क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का, एक फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गति का, nh डिवाइड बाई 2πr। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? m और r को हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ b बराबर हम लिख सकते हैं n h, ऊपर एटिजिट रहेगा और उसके बाद m और r यहाँ नीचे आ जाएगा 2π m और r। ये b बराबर nh डिवाइड बाई 2πmr हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। इस इक्वेशन का बोथ साइड में हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा v² डिवाइड बाई n² h² डिवाइड बाई 2π² m² r² और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4। ये एक मिनट, इसको हम रफ करके थोड़ा सही से लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 4π²। ठीक है, तो v की वैल्यू हमें पता है। v की वैल्यू हमें क्या पता है? यहाँ v² बराबर ZE² डिवाइड बाई mr होता है। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू हमें पता है ZE² डिवाइड बाई mr होता है। अब इसकी जगह पे ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। अगर ये बराबर है v² और ये स्क्वायर b², ये b² बराबर है आपस में, तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ ये बराबर होंगे, है ना। तो ZE² डिवाइड बाई mr इक्वल टू n² और h² डिवाइड बाई 4π² m² और r²। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये mr और ये mr कैंसिल हो जाएगा, ये mr और ये mr कैंसिल हो जाएगा, ये mr और ये mr कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? फिर हम यहाँ से यहाँ बचेगा, यहाँ ZE² बराबर n² h² डिवाइड बाई 4π² m और r, ये बचेगा। अब यहाँ r की हमें वैल्यू लेनी है, तो r को जब हम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो z r की जगह पे आ जाएगा और r की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? r बराबर क्या हो जाएगा? n² h² डिवाइड बाई 4π², फिर यहाँ हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा ZE²। ये फार्मूला हमें मिल जाएगा रेडियस के लिए, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा रेडियस के लिए, और इसको हम फार्मूला नंबर 2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ से रेडियस सेकंड पास्टुलेट का यूज करके हमने क्या करा कि इसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया।
ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन के एटम्स के लिए, परमाणु के लिए है। अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका जो रेडियस कैलकुलेट किया गया वो 0.529 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट किया गया। अब इसकी वैल्यू सबकी फिक्स है, यानी कि एक होगी, एच की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, एम जेड ई इन सब की वैल्यू फिक्स है। तो इस प्रकार से हम रेडियस निकाल सकते हैं। और सेम तरीके से अब क्या करेंगे हम, अब तो एनर्जी निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो टोटल जो एनर्जी है वो होगा टोटल एनर्जी कैपिटल ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जा रहा है तो माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी जाती है। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस है, और इसका जब हम वैल्यू रखेंगे माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये माइनस का जो चिन्ह होगा वो कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा माइनस, ओ सॉरी, प्लस का जो चिन्ह है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस का चिन्ह बन जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ बी की वैल्यू हमें पहले से पता है, चूंकि ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल किसी भी पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी, लेकिन अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहले हमें उसकी वेलोसिटी पहले से ही पता है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है हमें पहले से पता है, क्या है, वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर। वी की वैल्यू हमें पता है कि जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर होता है। अब यहाँ बी की में इसकी वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद तो 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर 1/2 एम आइटिजिट रहेगा। वी की वैल्यू जेड ई स्क्वायर बटे एम आर हो जाएगा। अब ये यम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो यम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, हाफ जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, इस तरीके से हो जाएगा। तो हाफ एम बी की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब हम हाफ एम बी की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 2r माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, है ना, ये रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसको हम हटाते हैं, है ना, इसको हटाते हैं। और जैसे बचपन में हम भिन्न लगाते हैं उसी तरीके से इसमें भिन्न लगेगा। जैसे बचपन में हम लोग भिन्न का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, वैसे इसमें हम भिन्न लगाएंगे। तो जब भिन्न लगाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 2r है तो जेड ई स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, है ना, माइनस यहाँ आर सेम है लेकिन दो नहीं है तो यहाँ दो लिखेंगे, और उसके बाद जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, दो जेड ई स्क्वायर में से एक जेड ई स्क्वायर जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। अब ये जो हो गया ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और तो इसको हम कह सकते हैं जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई, पर अभी भी ये अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि हमें रेडियस पता है, आर की वैल्यू जो है हमें पता है। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे, जब हम इसको और बढ़ाएंगे आगे तो ई बराबर क्या है, ये ई बराबर जेड ई स्क्वायर, ई बराबर जेड ई स्क्वायर 2r, इसको मिटाते हैं मिनट, जेड जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ये हो गया ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या हो गई, जेड ई स्क्वायर बाई, अब इसको सफेद से यूज करते हैं ना,
तो ई की वैल्यू जो हो गई वो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r होगा। और आर की वैल्यू हमें पता है, आर का रेडियस कितना है, आर का जो रेडियस है वो आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर टू 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई, ये हमारा एच है। आर की वैल्यू आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आर की वैल्यू इसमें पुट करने पर, जब हम आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ आर की वैल्यू हो जाएगा 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, यही हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो जो ई की वैल्यू होगी वो एन स्क्वायर ये हो जाएगा जेड इसको हम हटाते हैं पहले, अच्छा नहीं लगता ना, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर और ये फिर ऊपर जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ जेड और यहाँ जेड और यहाँ ई और यहाँ ई, तो ई हमारे पास 4 हो जाएगा, ई के पावर 4 हो जाएगा, और जेड के पावर तो हम लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर एम जेड के स्क्वायर 2 हो जाएगा और ई के स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं, बस हम ये समझ रहे हैं कि ये कितने नंबर का फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा और ये तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा फार्मूला। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, इस फार्मूले में जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे एम हो चाहे जेड हो चाहे ई हो चाहे एच हो, ये सब कांस्टेंट है, और ई और एन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, चूंकि ये माइनस में है, ये माइनस में है, हाँ, ये जो ये जो है ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर, ये हो गया उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मूव कर रहा है। अगर कक्षक एक है, एक कक्षक पे मूव कर रहा है ना, एक कक्षक पे मूव कर रहा है, तो अगर एक कक्षक में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी ये रहेगी, और अगर इस एन की मतलब कुल मिलाकर के वैल्यू चेंजेबल है, एन बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंडेंट है। तो हमने इस थ्योरी से ये जाना कि इससे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रॉनों का रेडियस कितना है, ये एनर्जी है, ये इसका रेडियस है, और हमें फिर ये पता लगा कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के क्या है जो एक सेंटर न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करता है, गति करता है। अगर तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई विचार हो या कोई इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को छोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।